इसी क्रम में मैं अब जो है आज के विशिष्ट वक्ता, अब विधि हमारे यहाँ नाम निषेध और अर्थवाद के रूप में विधि का बड़ा मंत्र ब्राह्मणयोर नामधेयम करके विधि की चर्चा है, लेकिन दूसरी विधि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वह विधि भी दूसरा पक्ष है जो आधुनिक। तो आधुनिक विधि के जो ज्ञाता हैं, जो ऐसे विधि विभाग के डॉक्टर अनूप कुमार जी हमारे बीच हैं विधि संकाय से, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। हम लोगों की प्रेरणा के मानबिंदु प्रातः स्मरणीय मालवीय जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मंचस्थ विद्वद्वय के चरणों में अपना नमन करता हूं। अभी दिनेश जी ने जिस भाव से इस केंद्र के समक्ष कुछ उद्देश्य रखे, उस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी ये सोचा करते थे कि जो अपनी परंपरा है वो अपने वर्तमान अध्ययन की विधा में कैसे आए। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही अपनी विधि की पढ़ाई की और उसके दौरान जो वर्तमान विधिक व्यवस्था है, ये पूरा का पूरा वर्तमान जो विधि व्यवस्था है वो ब्रिटिशर्स के मॉडल पर है। उनके पास जो प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने यहां पर लिख करके उसको सीधे सीधे अप्लाई किया। हम लोग विधि में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक होता है शब्द, दूसरा होता है उसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब परिप्रेक्ष्य, कहां किस परिप्रेक्ष्य में किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो दुर्भाग्य से ब्रिटिशर्स ने यहां पर बिना परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखे शब्दों का प्रयोग किया, तो उससे दिक्कत हुई। और विधि शास्त्र में हम लोग लॉ में भी एक लीगल फिलॉसफी का पेपर होता है, उसे हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस टेक्निकली कहते हैं। तो विधिक दर्शन में जो हम लोगों ने दर्शन पढ़ा उसमें यूनानी दर्शन, रोमन दर्शन, जर्मनी का, फ्रांस का, जो विश्व के स्कॉलर हुए लॉ में, चाहे बेंथम, इमैनुअल कांट, मार्क्स, सैविनी, सर हेनरी मेन, इन लोगों के विधिक दर्शन को पढ़ा। तो हमारे अध्यापक भी ये कहा करते थे कि ये भारतीय परंपरा भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि भारत की विधिक व्यवस्था की भांति भारत की विधिक शिक्षा भी उसी का अनुसरण करती रही, इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधि का क्या दर्शन हो सकता है उस पर भारतीय विधिक शिक्षा में चिंतन ही नहीं हुआ। ये पीड़ा थी, अंतर्भावना थी। परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोग भी प्रयास करते रहे। मैंने अपनी लॉ फैकल्टी में जब हम लोग बात करते हैं तो कहें ये तो संभव नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्या रेफरेंस देंगे, क्या रिसर्च मटेरियल है, कैसे आप बात करेंगे, नहीं हो पाएगा सच। तब तक दैव संयोग बना, ये वैदिक विज्ञान केंद्र आ गया अस्तित्व में। तो सर से संपर्क था पहले से ही। 2015 में विद्यार्थी जीवन में एक अच्छी पुस्तक एनवायरमेंट पे हम लोग एडिट कर रहे थे, तो हमने सर से कहा कि आपका एनवायरमेंट पे काम है, आप उसमें करिए। सर ने प्रस्ताव स्वीकारा था, विद्यार्थी जीवन तो संपर्क था। हमने कहा सर क्या हम लोग ऐसा काम कुछ कर सकते हैं क्या? सर ने कहा कि आप अपना प्रपोजल दीजिए। मैंने प्रपोजल दिया, वो प्रपोजल भी यहाँ साल भर रहा, उसमें भी वो बाधाएं थी कि वैदिक विज्ञान है तो फिर आप दर्शन कहां से लेंगे। लेकिन संयोग बना, एक दिन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर संतुति मिली कि आप कराइए, इसको विचार करिए। मुझे वैदिक विज्ञान केंद्र ने कहा कि भारत में विधि का दर्शन क्या हो सकता है, इस पर चिंतन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला हो इसी विषय के परिप्रेक्ष्य में। तो पिछले साल 22 और 23 फरवरी 2020 में हम लोगों ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला रखी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के मूर्धन्य विद्वान जो जज थे, रिटायर्ड जस्टिस वीएन श्री कृष्णा, जो कि कई भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत जीवन शैली वाले, सुप्रीम कोर्ट के पुराने न्यायाधीश बीएस चौहान जी, और देश के चुनिंदा विद्वानों को हम लोग लाए और 18 लेक्चर
हुए 2 दिन में, काफी टाइट शेड्यूल था और उसमें डिस्कशन डिस्कोर्स हुए, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, इस पे चिंतन किया जा सकता है। और हम लोगों ने, केंद्र ने उसको संरक्षित किया, यूट्यूब में सारे लेक्चर अवेलेबल हैं और आप लोग उसकी गुणवत्ता को मापित कर सकते हैं। मैं आत्मविश्वास से इस बात को कह रहा हूं। फिर हुआ कि केंद्र अब इस दिशा में कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न शिक्षा में जाएंगे इसको कोई स्वीकार नहीं करने को तैयार था। तो फिर मैंने प्रस्ताव रखा कि सर डिप्लोमा कोर्स इसमें शुरू किया जाए, और सर ने कहा कि आप इसको डिजाइन करिए। कोर्स डिजाइन हुआ, कोर्स उसके बाद एकेडमिक काउंसिल में, डिपार्टमेंट में उसमें सुधार हुए, परिवर्तन हुए। मैंने जब कंटेंट बनाए थे तो विजय शंकर शुक्ला सर हैं, निदेशक इंदिरा राष्ट्रीय गांधी कला केंद्र के, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन। तो उनका कुछ त्रुटियां हो रही हैं कॉन्टेक्स्ट की। उनका क्या सर त्रुटि हो रही है? कहें कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से चीजों को देख के जब बना रहे हैं तो वो परिप्रेक्ष्य छूट रहा है। तो चीजें करेक्ट हुई, हम लोगों ने ऑर्डिनेंस बनाया, और वो ऑर्डिनेंस बनने के बाद इस साल से केंद्र शुरू करने जा रहा है कोर्स। उसका फॉर्म बीत गया था, लेकिन लड़कों ने निवेदन किया तो उसका फॉर्म भी खोल दिया हम लोगों ने, अब फिर से फॉर्म हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक आइडिया है कि आप कोई नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखिए, कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने, हमारे लॉ फैकल्टी के फॉर्मर डीन प्रोफेसर डीपी वर्मा थे और वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी के वो डायरेक्टर भी थे, तो हमने बुलाया उनको और एक डिस्कोर्स हुआ सर के अध्यक्षता में, शर्मा गुरुजी की अध्यक्षता में। तो जिस तरीके से वर्मा सर उत्सुकता से प्रश्न पूछ रहे थे कि इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, नैतिकता का मतलब क्या होता है, मोरालिटी और इथिक्स को हम लॉ में तो ऐसे पढ़े हैं, यहां कैसे पढ़ाएंगे। तो वो कहे कि मैं परिप्रेक्ष्य समझना चाहता हूं। तो हम लोगों में जो कुछ कंफ्यूजन थे, वेद और वैदिक, तो वेद तो हम लोग क्या वेद ही में देखेंगे, वैदिक, वेद से जो परंपरा निकल रही है उस परंपरा के अंतर्गत विधि की क्या दर्शन हो सकते हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया। और उस कोर्स के लिए हम लोगों ने गेस्ट फैकल्टी ही रख सकते हैं, मूर्धन लोगों से संपर्क किया, वर्मा सर से संपर्क किया है। हमारे यहाँ प्रोफेसर अखिलेंद्र कुमार पांडे जी हैं, वो भी सीनियर प्रोफेसर हमारे यहाँ हैं, मैंने उनसे संपर्क किया। ब्रह्मा जी हैं जिनको कि इसमें इंटरेस्ट है, उनका अध्ययन है, उनसे संपर्क किया। मैंने 4 वयस्क लोगों को और 4 एकदम यंग अपने मित्रों को जोड़ा। हमने कहा कि आप 10-15 साल ट्रेंड होंगे तो शायद 10 साल कुछ आप दे पाएंगे। एक परियोजना ये थी हम लोगों के दिमाग में। और इसी क्रम में नई शिक्षा नीति भी आ गई देश में, और नई शिक्षा नीति ने एकदम स्पष्ट उद्देश्य रखा कि भारतीय प्राचीन ज्ञान की परंपरा को कंटेम्परेरी रेलेवेंस में आप कैसे देख पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। और उसी कड़ी में ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के लिए, जिसको कि हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि प्रायर आर्ट, अपने जो नॉलेज कॉर्पस है उसको संग्रहित करने के लिए भारत सरकार का रिसर्च प्रपोजल आया। उस प्रपोजल में सर ने हमसे कहा कि आप विधि के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि भारत का आम आदमी सबसे अधिक कानून को जानता क्यों है और कानून से परेशान क्यों है। यहाँ के पेंडेंसी ऑफ केसेस से, मुकदमे लंबित हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है, तमाम कानून है, दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में सारे टूल्स टेक्निक हैं, डीएनए प्रोफाइल है, तमाम एविडेंस के साइंटिफिक मेथड्स होने के बावजूद भी केस सुलझ नहीं रहे हैं। जब हम अपने प्रक्रिया को साइंटिफिक बनाएंगे, इफिशिएंट बनाएंगे, तो निर्णय मिलने चाहिए। निर्णय मिलने चाहिए का मतलब जल्दी होने चाहिए, लेकिन पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्थात भारत की जो विधिक व्यवस्था में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, न्याय प्रदान करने की जो प्रणाली है, वो प्रणाली क्या है, वो व्ययकारी है, विलंबकारी है, और इस नाते वो आम लोगों के लिए अनुपयोगी हो गई हो। जिसके पास धन है वो उसके पास ही सब कुछ है। तो इसी बात को रखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट जो तैयार किया, जिसकी की चर्चा सर ने अभी की, उसका जो टाइटल है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडियन शास्त्रिक ट्रेडिशन एंड इट्स कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस। भारतीय शास्त्रीय परंपरा में न्याय प्रशासन की अवधारणा और उसकी सामयिक उपादेयता। हमने कहा कि अगर हम मान ली शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत न्याय की
परंपरा को, न्याय की व्यवस्था को अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड से सिर्फ व्याख्यायित करेंगे तो उसका कोई फायदा रिसर्च के दृष्टिकोण से नहीं होगा। तो हमने उसके दो पक्ष रखे, एक तो हमारा एनालिटिकल अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, और फिर उसका इंपिरिकल यूज कैसे हो सकता है, इसको जोड़ा। मतलब एक तो होगा कि भारत की ज्ञान परंपरा से उसको समझना, फिर वर्तमान की विधिक व्यवस्था से उसका तुलना करना, और वर्तमान न्यायिक में विधिक व्यवस्था, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, न्याय प्रदान करने की प्रणाली जो कोर्ट सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं, तो उस प्रणाली में कैसे उसको उपयोगी कर सकते हैं, कहां कहां उसकी यूजिबिलिटी हो सकती है, कैसे उस डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया हम लोगों द्वारा। इस प्रोजेक्ट के हमने स्पेसिफिक 5 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। चूंकि ये मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कोर्स है, इस नाते इसमें मैं रख देना चाहता हूं। पहला जो उद्देश्य है कि to trace the historical development of administration of justice in Indian शास्त्रीय tradition, भारत के शास्त्रीय परंपरा में जो न्याय प्रदान की जो सिस्टम था उसका हम लोग ऐतिहासिक डेवलपमेंट देखेंगे, और फिर उसको एनालाइज द स्टेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट लीगल सिस्टम। पूर्व की व्यवस्था का प्रेजेंट के साथ कंपैरेटिव स्टडी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू असेस द यूटिलिटी ऑफ एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन प्रेजेंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। टू असेस द यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता को वर्तमान में जांचना, और एक्सप्लोर द डिफरेंट डायमेंशन, और फिर टू फाइंड आउट अ मैकेनिज्म टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस व्यवस्था को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट रखा है, परमात्मा की कृपा से उद्देश्य बड़ा रखा है, उद्देश्य में उसको बड़ा रखना भी चाहिए। अभी प्रोजेक्ट ग्रांट होगा तो हम लोग इसमें काम करेंगे। तो अब इस केंद्र की समस्याएं क्या होती है मित्रों की, एक बार एक वैज्ञानिक से पूछा गया आइंस्टीन से कि आपके पास 1 मिनट है और आपको देश विश्व की समस्या सुलझानी है, आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा 59 सेकंड तक सिर्फ मैं चिंता करूंगा कि प्रॉब्लम को समझने की, और 1 सेकंड में उसको सॉल्व करूंगा। तो हम लोग भी प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझने के बाद सॉल्व कैसे करते हैं। समस्या होती विचार की, हम समस्या को देख कैसे रहे हैं, मैं कैसे आपको एसेस कर रहा हूं। मैं एसेस करूंगा आपको अपनी फिलॉसफी के अनुसार। जैसे कि चश्मे का कलर अगर ग्रीन होगा तो आप ग्रीन दिखाई देंगे, ये तो एक बाहरी हर्डल है। एक हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे संस्कार में एक दर्श कलर बैठा है, उसको समझिए, जिसको कि इमैनुअल कांट ने भी कहा कि ट्रेनिंग के नाते आपके दिमाग के ऊपर एक आवरण है, फिलॉसफी का आवरण है, पर्सपेक्टिव का आवरण है, और वो आप उसी आवरण से समस्या को देखेंगे। समस्या सुलझ भी सकती, नहीं भी सुलझ सकती है। हमें समस्या को सुलझाना है कंप्लीटनेस और होलिस्टिक अप्रोच के साथ, संपूर्णता और समावेशिता की नीति के साथ। इसलिए भारतीय परंपरा का दर्शन खंड खंड नहीं होकर सोचना है इस व्यवस्था का अल्टीमेट उपयोगिता क्या होगी। पाश्चात्य दर्शन में क्या हुआ कि, और मॉडर्न डेवलपमेंट जो आइडियोलॉजी में हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, फिर डिवीजन। तो डिवीजन में क्या हुआ कि ठीक है, आपको एविडेंस का तो बहुत साइंटिफिक मेथड मिल गया, लेकिन फिर उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं मिल रही है। तो इन सब बातें हैं, समय की भी मर्यादा है, तो कहने को तो इतने प्रपोजल मेरे सामने ही पड़े हैं। मेरा निवेदन यह है कि पहली बात कि यहां पर आने के बाद भाव की पवित्रता, मैंने अपने जिन मित्रों का चयन किया है उस वैदिक विज्ञान केंद्र में पढ़ाने के लिए, सब भाव, मैंने थोड़ा सा, मैं संदर्भ से प्रसंग से थोड़ा वशीभूत है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको, भाव नहीं होगा तो काम नहीं होगा, उसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे एक मित्र थे रावत जी, उत्तराखंड के रहने वाले, गोल्ड मेडलिस्ट थे एलएलएम में हमारे साथ। तो मैंने कहा भाई साहब वैदिक पढ़ाना है आपको, तो क्या हम तो जानते ही नहीं, हम तो उधर के जानते हैं। तो उनके पिताजी संयोग से आए थे, तो उन्होंने कहा जब वैदिक डिप्लोमा पढ़ना है तो मेरा यज्ञोपवीत संस्कार तो हो चुका था, लेकिन मैं यज्ञोपवीत छोड़ दिया था। तो अष्टमी को पहले मैं गंगा स्नान करके यज्ञोपवीत धारण करूं, तब उसके उपरांत वैदिक केंद्र में जाकर के भारतीय परंपरा को पढ़ाऊंगा। जब इस
इसको तो आप मेरी वाणी की सत्यता को आप मेरे एक्सप्रेशन से समझिए। अगर ये भाव रहेगा तो परिणाम आएंगे ही आएंगे, और बड़े लोगों का आशीर्वाद है। नियति करता नियत करेगा, बाकी हम लोग तो प्लेयर्स हैं, कोच हमारे ऊपर बैठे हैं। सभी से अपने इस विचार के लिए शुभेच्छा का निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।